नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। स्वागत है आप सभी का टॉप न्यूज में। टॉप न्यूज में आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, आर्थिक जगत और खेल जगत के समाचार भी होंगे आपके सामने। तो आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। संसद के बजट सत्र का आज 9वां दिन। संसद के दोनों सदनों में आज से साल 2023-24 के केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा की होगी शुरुआत। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के दौरे पर। प्रधानमंत्री आज उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के दौरे पर। उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का करेंगे उद्घाटन। कई अन्य परियोजनाओं को करेंगे देश को समर्पित। इसरो आज लॉन्च करेगा एसएसएलवी श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड से सुबह 9:18 पर लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान एसएसएलवी D2 का प्रक्षेपण होगा। ऑपरेशन दोस्ती के तहत भारत ने राहत सामग्री से भरा एक और विशेष विमान भेजा तुर्की। भारतीय सेना ने अस्थायी अस्पताल बनाकर जख्मियों का शुरू किया इलाज। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करके दी जानकारी। और नागपुर टेस्ट के पहले दिन फिरकी के जाल में फंसी ऑस्ट्रेलियाई टीम 177 रन पर सिमटी पहली पारी। जडेजा ने 5 और अश्विन ने झटके 3 विकेट। और आइए अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे संसद के बजट सत्र की। बजट सत्र का आज 9वां दिन है। दोनों सदनों में आज से साल 2023-24 के केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा की शुरुआत होगी। लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाना कार्यसूची में शामिल किया गया है। एजेंडे में ये लिस्टेड है। साथ ही सदन में प्रश्नकाल के दौरान अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े तमाम अहम प्रश्न भी पूछे जाने हैं। विभिन्न अहम पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे और नियम 377 के अधीन लोकहित के मुद्दों पर चर्चा होना भी लिस्टेड है। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में भी आज केंद्रीय बजट 2023-24 पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाना सूचीबद्ध है। इसके अलावा सदन में प्रश्नकाल के दौरान राज्यसभा में भी अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े तमाम अहम प्रश्न पूछे जाने हैं। साथ ही नियम 377 के अधीन सदस्य लोकहित से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे और सभा पटल पर कई अहम पत्र भी रखे जाएंगे। वहीं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव को राज्यसभा ने ध्वनि मत से मंजूरी दे दी। सदन ने में कुछ विपक्षी दलों की ओर से लाए गए संशोधनों को खारिज कर दिया। इससे पहले चर्चा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया। करीब 1 घंटा और 25 मिनट के अपने पूरे भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने सरकार की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं का उल्लेख करते हुए उपलब्धियां गिनाई। साथ ही कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने विकसित भारत का लक्ष्य रखा है और वो इस संकल्प को पूरा करने की ओर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार योजनाओं का 100% लोगों तक लाभ पहुंचाने के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रही है। उनकी सरकार ने समाज के एक बड़े वर्ग का सामर्थ्य बढ़ाने का काम किया है। राजनीतिक फायदे घाटे की बात नहीं सोची। हमने देश का आने वाली कल उज्जवल बनाने का रास्ता चुना। हमने खुद के लिए दबाव बढ़ाया। लोगों की मांग बढ़ने लगी, दबाव बढ़ने लगा। हमने मेहनत वाला रास्ता चुना और इसके नतीजे आज देश देख रहा है। मेहनत करनी पड़ेगी तो करेंगे, दिन रात खपाना पड़ेगा तो खपाएंगे, लेकिन जनता जनार्दन के एस्पिरेशन को चोट नहीं पहुंचने देंगे और उसके एस्पिरेशन सिद्धियों में परिवर्तित हो जाए और देश विकास की यात्रा को पार करे, इसके लिए हम काम करते रहेंगे। इन सपनों को लेकर के चलने वाले हम लोग हैं और हमने वो करके दिखाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष आधे सच का इस्तेमाल करके नया विमर्श गढ़ रहा है, झूठ फैला रहा है। विपक्ष को देश की नहीं बल्कि अपनी राजनीति की चिंता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष की राजनीति, अर्थनीति और समाज नीति वोट बैंक के आधार पर चलती थी। उन्होंने कहा कि दलों के बीच राजनीतिक और वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन देश की आर्थिक सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। आज देश में
आर्थिक नीतियों की जिनको समझ नहीं है, जो 24 घंटा राजनीति के सिवाय कुछ सोचते नहीं है, जो सत्ता के खेल खेलना यही जिनको सार्वजनिक जीवन का काम दिखता है, उन्होंने अर्थनीति को अनर्थ नीति में परिवर्तित कर दिया। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं और मैं इस सदन की गंभीरता के साथ उनसे कहना चाहता हूं कि अपने रिस्पेक्टिव स्टेट को जाके समझाएं कि ये गलत रास्ते पर न चले जाएं। हम हमारे पड़ोस के देशों का हाल देख रहे हैं कि वहां पर क्या हाल हुआ है, अनाप शनाप कर्ज लेकर के किस प्रकार के देशों को डुबो दिए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को बार बार देश नकार रही है, लेकिन कांग्रेस और उसके साथी अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने हमेशा सहकारी संघवाद पर बल दिया है, लेकिन जो लोग आज विपक्ष में बैठे हैं उन्होंने राज्यों के अधिकारों की धज्जियां उड़ा दी हैं। कांग्रेस ने आर्टिकल 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया। कांग्रेस को बार बार देश नकार रहा है, लेकिन कांग्रेस और उसके साथी अपनी साजिशों से बाज नहीं आते हैं और जनता ये देख भी रही है और उनको हर मौके पर सजा भी देती रही। लेकिन जो लोग आज विपक्ष में बैठे हैं उन्होंने तो राज्यों के अधिकारों की धज्जियां उड़ा दी। वो कौन पार्टी थी, वो लोग कौन सत्ता में बैठे थे जिन्होंने आर्टिकल 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया। 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया। प्रधानमंत्री ने जैसे ही जवाब देना शुरू किया, कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दल के सदस्य आसन के निकट आकर नारेबाजी करने लगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि सदन में कुछ लोगों का व्यवहार और वाणी न सिर्फ सदन को बल्कि देश को निराश करने वाली है। उन्होंने शायराना अंदाज में विपक्ष को जवाब दिया। टीचर उसके पास था, मेरे पास गुलाल। जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। और अच्छाई है जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। कमल खिलाने में आपका प्रत्यक्ष परोक्ष जो भी योगदान है इसके लिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। कुछ और अहम खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे और इस दौरान वो कई परियोजनाओं को देश को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 10 बजे उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन करेंगे। वो ग्लोबल ट्रेड शो का भी उद्घाटन करेंगे और इन्वेस्ट यूपी 2 का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 2:45 बजे के आसपास मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से 2 ट्रेनें, मुंबई सोलापुर वंदे भारत ट्रेन और मुंबई साईनगर शिरडी वंदे भारत ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये प्रधानमंत्री के विजन न्यू इंडिया के लिए बेहतर, दक्ष और यात्री अनुकूल परिवहन व्यवस्था का निर्माण पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम होगा। मुंबई में सड़क यातायात की भीड़ को कम करने और वाहनों की आवाजाही को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रधानमंत्री सांताक्रूज चेंबूर लिंक रोड और कुरार अंडरपास देश को समर्पित करेंगे। इसके बाद शाम करीब 4:30 बजे वो मुंबई में अलजामियातुस सैफिया के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज सुबह अपने नव विकसित लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी SSLV को सफलतापूर्वक लॉन्च करने का दूसरा प्रयास करेगा। पिछले साल अगस्त में एक असफल प्रयास के बाद दूसरी जो विकासात्मक उड़ान है वो श्रीहरिकोटा में पहले लॉन्च पैड से सुबह 9:18 पर उड़ान भरेगी, यानी अब से बस कुछ ही देर बाद। इसरो आज श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 1 ओशनसैट 3 सैटेलाइट लॉन्च करेगा। लॉन्चिंग PSLV एक्सेल रॉकेट से की जाएगी। साथ ही 8 नैनो सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए जाएंगे। रॉकेट का प्राथमिक पेलोड
एक ओशन सेट है जिसे कक्षा 1 में अलग किया जाएगा, जबकि 8 अन्य नैनो उपग्रह को आवश्यकताओं के आधार पर अलग अलग कक्षाओं में रखा जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने गुरुवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और भारत रूस रणनीतिक साझेदारी को लागू करने की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। अजीत डोभाल सुरक्षा परिषदों के सचिवों और अफगानिस्तान पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 5वीं बहुपक्षीय बैठक के लिए मॉस्को में हैं। इस दौरान उन्होंने पुतिन के साथ द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा की है। दोनों देश भारत रूस रणनीतिक साझेदारी को लागू करने की दिशा में काम जारी रखने पर सहमत हुए हैं। अजीत डोभाल ने बुधवार को मॉस्को में अफगानिस्तान पर सुरक्षा परिषद की सचिवों और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 5वीं बहुपक्षीय बैठक में भाग लिया। उन्होंने काबुल में एक समावेशी और प्रतिनिधि सरकार के आह्वान पर जोर दिया और आतंकवाद से लड़ने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता को दोहराया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के ओडिशा दौरे पर हैं। इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगी। राष्ट्रपति आज भुवनेश्वर में ज्ञान प्रभा मिशन के स्थापना दिवस समारोह की भी शोभा बढ़ाएंगी। इसके बाद वो भुवनेश्वर स्थित रमा देवी महिला विश्वविद्यालय का दौरा करेंगे और विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1979 में इसी शिक्षण संस्थान में +2 और +3 की पढ़ाई की। कॉलेज के पूर्ण विश्वविद्यालय में अपग्रेड होने के बाद उन्हें अपने पहले दीक्षांत समारोह में मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति कल सुबह दर्शन के लिए लिंगराज मंदिर जाएंगे और उसके बाद कटक के ICAR राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगी। कटक से लौटने के बाद वो दिल्ली के लिए रवाना होंगी। टॉप न्यूज में लगातार खबरें जारी हैं। लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। India became free 75 years ago. We all know we have fundamental rights. But do you know we also have fundamental duties? The duty towards our nation. To cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom. Jai Hind. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आइए अब जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं कुछ और अहम खबरों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के सामाजिक और आर्थिक सुधार में महिलाओं की भागीदारी पर जोर दिया है। गुरुग्राम में ब्रह्म कुमारी ओम शांति आश्रय स्थल केंद्र में आयोजित मूल्यों पर आधारित समाज की स्थापना के तौर पर राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर उन्हें नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के 4,500 कर्मचारियों को नियमित किए जाने के बारे में जानकारी दी है। सरकार ने एक बयान में ये बात बताई है और इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि स्थायी नौकरी से इन हजारों लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण, युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के तीसरे संस्करण के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे। इन गेम्स में देश भर से 1500 खिलाड़ी अगले 6 दिनों में 11 स्पर्धाओं में भाग लेंगे। वायुसेना के दक्षिण पश्चिम कमान के कमांडरों का सम्मेलन राजस्थान के जैसलमेर वायुसेना स्टेशन में आयोजित किया जा रहा है। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी कमांडरों को संबोधित करेंगे। ये पहली बार है कि कमांडरों का सम्मेलन दक्षिण पश्चिम वायु कमान के मुख्यालय गांधीनगर गुजरात से दूर एक फील्ड स्टेशन में आयोजित किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ एयरपोर्ट के गोल चौराहे पर भगवान लक्ष्मण की प्रतिमा का अनावरण किया। लक्ष्मण की प्रतिमा 2 फीट ऊंची और 1200 किलो वजनी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज अगले वित्त वर्ष का बजट पेश करेंगे। चुनावी साल में आ रहा बचत, राहत और बढ़त
थीम वाला ये बजट युवा और महिलाओं पर केंद्रित होगा। कर्नाटक विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू होगा। विधानसभा का अंतिम सत्र 24 फरवरी तक चलेगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। झारखंड सरकार ने गुरुवार को 203 कस्तूरबा गांधी स्कूलों के 1200 से ज्यादा गैर शिक्षण कर्मचारियों के वेतन में 20% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और शुचिता को सुनिश्चित करने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और निवारण के उपाय अध्यादेश 2023 को लागू कर दिया है। प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश 2023 के लागू होने के बाद छात्र अगर नकल करते या कराते पकड़ा गया तो उसे 3 साल कारावास और 5 लाख तक जुर्माना देना पड़ सकता है, और वो छात्र दोबारा पकड़ा गया तो उसे कम से कम 10 साल की सजा और 10 लाख तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके अलावा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों के इस्तेमाल करते पाए जाने पर अर्जित संपत्ति की कुर्की की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुरुवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय समेत 5 हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सिफारिश की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस रहे न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किए जाने के बाद से पद खाली है। वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट में मौजूदा चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव के 30 मार्च को सेवानिवृत्त होने के बाद पद खाली हो रहा है। और अब एक नजर तमाम अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। सात 7.8 तीव्रता के भूकंप के बाद कई शक्तिशाली झटकों के बाद प्रभावित जो लोग हैं उन्हें राहत प्रदान करने के लिए हम देख रहे हैं कि तुर्की और उससे सटे प्रांत में भारतीय सेना द्वारा स्थापित एक फील्ड अस्पताल सर्जिकल और आपातकालीन वार्डों के साथ चालू हो गया है। सोमवार को तुर्की और सीरिया में आए भूकंप में 20,000 से ज्यादा लोग मारे गए और कई इमारतें ढही थी, और सहायता देना लगातार जारी है। दोनों देशों को सहायता देने के लिए ऑपरेशन दोस्त भारत की तरफ से शुरू किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, हमने आपको बताया कि अपने नव विकसित लघु उपग्रह यान यानी SSLV को सफलतापूर्वक लॉन्च करने का आज दूसरा प्रयास कर रहा है। ये सीधी तस्वीरें आप इस समय देख पा रहे हैं। पिछले साल अगस्त में एक नाकाम कोशिश यानी असफल प्रयास था। दूसरी कोशिश आज की जा रही है। श्रीहरिकोटा में पहले लॉन्च पैड से 9:18 यानी समय हो चुका है। Beautiful launch of SSLV D2 EOS-07 on a bright sunny morning. Event tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन SSLV D2 प्रोमोचकयान का अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर SSLV D2 EOS-7 मिशन। We have confirmation from the Range Operations Director of the normal performance of Stage 1, which means close to 2,600 kilonewtons thrust. 87 tons of solid propellant burns for 115 seconds. भारत के आजादी के अमृत महोत्सव को दर्शाता भारत का एक और महत्वपूर्ण मिशन दिन के उजाले में दूर तक दिखाई दे रहा है। बहुत से दर्शक आंखों देखा अनुभव लेने यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये अपने आप में एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। सभी की धड़कनें तेज। Shato is in main auto. Plus 1 minute. Apart from the launch base radars, telemetry and tracking stations at Shar, Bangalore, Trivandrum are currently tracking. जैसे जैसे यान ऊपर जा रहा है हम देख रहे हैं इसके सभी तंत्र सामान्य निष्पादन कर रहे हैं और यान निर्धारित दिशा की ओर अपने आप को निरंतरित करता हुआ आगे जा रहा है। The flex nozzle of stage is imparting the pitch and yaw control functions, whereas the roll control is by fin tip control. यान अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ On your TV screens, the simulation of the flight. The separation of SS1 will follow the ignition of second stage. कुछ ही क्षणों में द्वितीय चरण का प्रज्वलन हो प्रथम चरण को पृथक कर दिया जाएगा।
Second stage ignited. First stage separated. 2C separated. द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है और प्रथम चरण को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। The second stage of the rocket has commenced its operation and the first stage has been Stage separated. performance normal. Burn time for SS2 is 124 seconds. This rocket stage with Payload carbon well fiber motor separated. case contains 7.7 tons of HTPB based solid propellant. ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया गया है। अब हम प्रमोचन से 177 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। अभी ऊंचाई 182 किलोमीटर है तथा सापेक्ष गति 2.6 किलोमीटर प्रति सेकंड। The closed loop guidance has been initiated and the payload fairing has been separated. The course correction of the launch vehicle takes place through a Second feedback stage loop. now. performance normal. SS2 द्वितीय चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ SS2 चरण का प्रज्वलन पूर्ण होने के पश्चात 140 सेकेंड का कोस्ट फेज शुरू होगा। इस कोस्ट फेज में बिना किसी प्रज्वलन के प्राप्त संवेग से यान 423 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त करेगा। Shar, Bangalore continue to track. Trivandrum and Port Blair stations have started to acquire the data. Second stage action completed. द्वितीय चरण का प्रज्वलन काल समाप्त हो गया है तथा कोस्ट फेज जारी है। Vehicle is in combined hosting and performance is normal. Including a coast phase of 138 seconds, the SS2 will separate 260 seconds after it commenced its operation. During the operation of SS2, the launch vehicle would have gained 423 kilometers altitude and 3.3 kilometers per second relative velocity. वर्तमान में शार, बेंगलोर, त्रिवेंद्रम तथा पोर्ट ब्लेयर स्थित भू ट्रैकिंग स्टेशंस यान कर ट्रैकिंग कर हम तक आंकड़े उपलब्ध करा रहे हैं। कोस्टिंग फेज जारी है। EOS 7 उपग्रह मुख्यतः ऐसे नेतभारों का प्रयोग कर रहा है जो कि माइक्रो सैटेलाइट बस से सुसंगत और भावी उपग्रहों के लिए उपयोगी नवीन तकनीकों का प्रदर्शन करेंगे। इसमें मिलीमीटर वेव ह्यूमिडिटी साउंडर तथा स्पेक्ट्रम मॉनिटरिंग जैसे पेलोड लगे हुए हैं। +6 minutes. EOS 7 का कुल भार 156 kg है तथा इसका कार्यकाल 1 साल का निर्धारित किया गया है। कुछ ही क्षणों में द्वितीय चरण को यान से पृथक कर दिया जाएगा तथा तृतीय चरण का प्रज्वलन शुरू होगा। Stage separated. The third stage SS3 Stage ignited. has commenced its operation. जी हाँ, तृतीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। यह भी करीब 104 सेकंड तक चलकर शांत हो जाएगा। उसके बाद कोस्ट फेज की शुरुआत होगी। Normal. +7 minutes. तृतीय चरण का प्रज्वलन सामान्य।
HTPB-based solid propellant with a loading of 4.5 tons produces a vacuum thrust of 160 kilonewtons. The stage burns for 104 seconds. The current altitude is 449 kilometers. इस चरण के अंत तक हम 450 किलोमीटर की ऊंचाई तथा 7.24 किलोमीटर प्रति सेकंड की सापेक्ष गति प्राप्त कर चुके होंगे। +8 minutes. वर्तमान में हम 480 सेकंड आगे आ चुके हैं प्रमोचन से। यान की ऊंचाई 453 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। Third stage action completed. तृतीय चरण का प्रज्वलन काल समाप्त हो चुका है तथा कोस्ट फेज जारी है। Presently, the third stage has completed its operation, Vehicle performance normal. but has not yet been separated. It is a coast phase along with the spent stage mass, velocity trimming module, and the satellites. The duration of coast phase is designed according to the mission requirements, considering the altitude to be reached and velocity to be attained at the time of injection. In the meantime, let me tell you about the satellites taking a ride in this mission. The primary satellite for this mission, EOS-07, is a microsatellite weighing 156 kgs, accommodating new technology payloads, millimeter wave humidity sound. तो SSLV ने D2 ने उड़ान भर ली है और ये दूसरी कोशिश है। आपको बता दें कि पिछले साल अगस्त में एक प्रयास किया गया था और ये इस असफल प्रयास के बाद अब दूसरी बार हम इसरो की उड़ान को देख रहे हैं और SSLV D2 ने श्रीहरिकोटा में पहले लॉन्च पैड से कुछ ही पल पहले उड़ान भरी, जिसकी सीधी तस्वीर आप देख रहे थे। कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर जल्दी से एक नजर डालते हैं। तुर्की में 7.8 तीव्रता के भूकंप के बाद कई शक्तिशाली झटके भी आए और इससे जो प्रभावित लोग हैं उन्हें राहत प्रदान करने में वहां से सटे प्रांत में भारतीय सेना द्वारा स्थापित एक फील्ड अस्पताल सर्जिकल और आपातकालीन वार्डों के साथ चालू हो गया है। सोमवार को तुर्की और सीरिया में आए जो एक तरह से आपदा रही है उसमें 20,000 से ज्यादा लोग मारे गए, कई इमारतें ढह गई इस भूकंप में और भारत ने दोनों देशों को सहायता देने के लिए ऑपरेशन दोस्त शुरू किया है। मंगलवार को भारत ने देश के बचाव प्रयासों का समर्थन करने के लिए 4 C-17 ग्लोबमास्टर सैन्य परिवहन विमानों में तुर्की राहत सामग्री, एक मोबाइल अस्पताल और विशेष खोज और बचाव दल भेजा था। बुधवार को तुर्की के लिए एक और विमान से राहत सामग्री भेजी गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को तुर्की में भारत द्वारा किए गए राहत कार्य के बारे में जानकारी देने के लिए ट्वीट भी किया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करके बताया कि फील्ड अस्पताल और तस्वीरें भी साझा की जो फील्ड अस्पताल भारत की तरफ से वहां बनाया गया है और ट्वीट किया उन्होंने कि तुर्की में आर्मी फील्ड हॉस्पिटल ने मेडिकल, सर्जिकल और इमरजेंसी वार्ड चलाने के साथ काम करना शुरू कर दिया है। एक्सरे, लैब, मेडिकल स्टोर भूकंप प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए 24/7 यानी 24 घंटे 7 दिन काम करेंगे। और इसी के साथ फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज के दिन यानी 10 फरवरी से जुड़े इतिहास के साथ। अपने अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। 10 फरवरी साल 1921 में महात्मा गांधी ने काशी विद्यापीठ का उद्घाटन किया। विद्यापीठ की स्थापना बाबू शिव प्रसाद गुप्त और भगवान दास ने स्वतंत्रता संग्राम के दौर में चल रहे असहयोग आंदोलन के दौरान वाराणसी में की। साल 1995 में विश्वविद्यालय का नाम बदलकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया। यह विश्वविद्यालय कला, विज्ञान, वाणिज्य, कानून, कंप्यूटरिंग,
और प्रबंधन में व्यावसायिक और शैक्षणिक पाठ्यक्रमों की सुविधा प्रदान करता है। आत्मनिर्भरता और स्वराज के लिए गांधी जी के आह्वान से प्रेरित होकर काशी विद्यापीठ ब्रिटिश भारत में भारतीयों द्वारा आयोजित पहला आधुनिक विश्वविद्यालय था। 10 फरवरी साल 1763 में पेरिस की संधि हुई, जिसने ब्रिटेन और फ्रांस के बीच चल रहे युद्ध को विराम दिया। 7 साल तक चला यह युद्ध 1756 से शुरू होकर 1763 में खत्म हुआ। इस संधि पर हस्ताक्षर के बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने युद्ध के दौरान कब्जा किए अधिकांश भूभाग एक दूसरे को लौटा दिए थे।